Hello students, again welcome you all in this video. Okay, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़ा था और उसकी इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। उस इक्वेशन का हमने सिर्फ एक फॉर्म पढ़ा है और उस इक्वेशन का अदर फॉर्म्स भी होते हैं। अदर फॉर्म्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी रहती हैं उन वैल्यूज़ को देखते हुए हम फॉर्मूले के फॉर्म्स यूज़ करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके अदर फॉर्म्स क्या है। तो हमारा जो टॉपिक था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला जो है वो था H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक। ये है एक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब इसी फॉर्मूले के अदर फॉर्म्स हम कैसे बनाएं, है ना, और कैसे पता चलेगा कि हमको न्यूमेरिकल्स में इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म कैसे यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसके फॉर्म्स देख लेते हैं और फॉर्म्स बनाते कैसे हैं, ठीक। मतलब यहाँ पर फॉर्म्स का मतलब ये है कि हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके दूसरा तरीके से फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर है, इस आई स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ करें, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सभी को मालूम है क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। और यहीं से हम क्या बना सकते हैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिख सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूला है। और एक ही फॉर्मूले से अगर जितने ये टर्म्स दिए रहते हैं उसी टर्म से या जितने अल्फ़ाबेट्स दिए रहते हैं उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं। अभी जैसे देखो ये ओम्स लॉ का एक फॉर्म था, इसी ओम्स लॉ को यूज़ करके हमने करंट के लिए एक फॉर्मूला बना लिया, है ना। और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके देखो तीसरा फॉर्म क्या होगा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, है ना। तो भाई हमारे पास तो ओम्स ने सिर्फ एक ही लॉ दिया था, लेकिन हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके दो और फॉर्म्स बना लिए, है ना। तो ये आपका एक, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा फॉर्म बन गया, ठीक है। इन्हीं अलग अलग फॉर्मूलेस को हम फॉर्म्स बोलते हैं। चलो अब जल्दी से देखें कि इसके अलग अलग फॉर्म क्या होंगे। अब यहाँ पर ये जो आई है, आई की जगह अगर हम लोग V अपॉन आर रख देते हैं तब ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन फर्स्ट फॉर्म फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। चलो आई की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, V अपॉन आर। तो ये हो गया, आई स्क्वायर है तो मतलब आई की जगह हमने रखा V अपॉन आर, और आई का स्क्वायर है मतलब इस पूरे का स्क्वायर इंटू आर टी, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपका एक आर कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास V स्क्वायर टी
अपॉन आर। तो ये भी आपका एक फॉर्म बन गया। किसका बन गया भाई? एच का। ओके। और ये जो हीट एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी मैंने आपको जैसा बताया था कि जब भी कोई वर्क होता है तो वहाँ पर हीट डेवलप होती है। ठीक, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू क्या होगा, ई। ठीक, और इससे पहले हम देख चुके हैं कि ये इक्वल्स टू डब्ल्यू है। ठीक, जहाँ पर ई आपका एनर्जी है और डब्ल्यू आपका वर्क है। मतलब एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, इतना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी है, लेकिन एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही वैसे बनाए जाते हैं। तो अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर हीट पूछा हुआ है या एनर्जी पूछा हुआ है या वर्क पूछा हुआ है तो सीधा सीधा समझ जाओ कि हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। ठीक है, अभी इसी को अगर हम और मॉडिफाई करते हैं, ठीक, मॉडिफाई ऐसा करते हैं कि ये जो वी स्क्वायर है, इस वी स्क्वायर की जगह, मतलब वी की जगह हम लोग आई आर पुट कर दें। नाउ पुटिंग v is equals to IR in above relation। ठीक है, रिलेशन बोलो या इक्वेशन बोलो या मैथमेटिकल फॉर्मूले बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एक्चुअली ये रिलेशन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो v वोल्टेज है, टेम्परेचर है और रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमको क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन है क्या। ठीक, चलो जल्दी से रख देते हैं। अब हमको v की जगह आई आर पुट करना है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारा चल रहा था h या फिर w या फिर e इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर है, तो सबसे पहले v की जगह हम रखेंगे आई आर, और क्योंकि v का स्क्वायर है तो आई आर का स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, अगर इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन आर। अब यहाँ देखो, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, अगेन हमारे पास क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक, एक और फॉर्मूला बनता है, मतलब ये तो हमने वापस से यही प्रूव कर दिया है, एक और फॉर्मूला बनता है जो कि होता है वी आई टी। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भी वैल्यूज़ पुट करके ही आता है। वैल्यूज़ इन द सेंस कि जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को ही पुट करके हम ये फॉर्म भी लाते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्म हो गया आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्म हो गया वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और तीसरा फॉर्म हो गया वी आई टी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स हमको एक ही फॉर्मूले से मिले हैं। ठीक, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो आप क्या करो कि यहाँ साइड में एक कॉलम बना लो और इसी कॉलम में यहाँ पर फॉर्मूलेस लिख सकते हो। आई स्क्वायर आर टी भी होता है, फिर ये होता है वी आई टी, और फिर ये होता है, कहाँ गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वैसे भी आपकी बुक्स में अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, सो हाउ कैन आई टीच यू, ओनली इफ़ आई एम हैविंग सम एनर्जी इन मी। मतलब मेरे पास वो पावर होनी चाहिए जिस पावर को यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ा पाऊँ, है ना।
या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको अपने माइंड का पावर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड को एक्टिवेट करना होगा, और माइंड को जब एक्टिवेट करोगे तो माइंड का पावर बढ़ता है, ठीक। ये तो हो गया एग्जांपल आपकी बॉडी को लेकर। अब अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो एक इतने हैवी रॉकेट को नीचे ज़मीन से ऊपर एयर में ले जाती है ना। तो वहाँ पर हम लोग फ्यूल एनर्जी यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूल का पावर यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप मोबाइल्स यूज़ करते हो तो मोबाइल्स में बैटरी होती है, बैटरी को जैसे आप चार्ज करोगे तब जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है और ऑनलाइन क्लास चलते चलते पता चला किसी स्टूडेंट ने बोला सर माय बैटरी इज़ ड्रेनिंग, ओके, मतलब पावर ख़त्म हो गई, पावर इज़ फिनिश्ड, ठीक है। जब पावर रहेगी ही नहीं तो हम मोबाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं, पावर रहेगी ही नहीं तो हम रॉकेट को ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल है आपके प्रीवियस क्लासेस में न्यूटन्स के लॉ, है ना। तो वहाँ पर जो है गन होती है या राइफ़ल होती है, राइफ़ल से बुलेट कैसे निकल जाती है, भाई जब तक उसको पावर नहीं मिलेगी वो मूव नहीं करेगी, ठीक। इसीलिए पावर फैक्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग बिना देरी किए पावर फैक्टर पढ़ लेते हैं। अभी मैं डस्टर यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं एक कपड़े का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डस्टर जो है वो हो गया है पूरा फिल्ड, मतलब उसकी पावर हो गई है फिनिश्ड, ओके। डस्टर की पावर फिनिश हो गई है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी भी पावर बाकी है ना, सो वी कैन यूज़ द डस्टर ऑल्सो। तो हमारा टॉपिक है पावर। क्या होता है पावर? अभी जितने भी एग्जांपल्स हमने लिए उसमें हमको यही पता चला कि किसी भी चीज़ को करने के लिए या कोई वर्क करने के लिए हमको पावर की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। और जैसे ही एनर्जी फिनिश्ड हो जाती है या एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो वहाँ पर वर्क बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी वर्क होता है वो एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कि जैसे मान लो कि हमने 5 मिनट में क्या किया, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो ये हमारी माइंड की पावर है, ठीक। या फिर हमने एक ट्यूबलाइट यूज़ किया और ट्यूबलाइट को हमने 1 घंटे तक ऑन करके रखा, तो 1 घंटे तक उसकी पावर हमको मिलती रही, और फिर 1 घंटे बाद जैसे ही स्विच ऑफ किया ट्यूबलाइट भी ऑफ और लाइट की जो पावर है वो भी बंद हो गई, ठीक है। और भी ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी किसी भी पैरामीटर को टाइम के साथ रिलेट किया जाता है, ठीक है, तो हम उसको रेट बोलते हैं कि भाई रेट कितना है, ठीक। तो इसको सीधा बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अभी जब मैं फॉर्मूला लिखूँगा तब आपको ये जो रेट है इसका कंसेप्ट भी समझा दूँगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, द डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, वेस्ट होना, द डिसिपेटेड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, ठीक है। क्यों भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं, डिसिपेट हो रही है एनर्जी, ठीक है। जैसे आपने साइकिल चला लिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद आपकी हालत हो गई ख़राब, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ठीक। मतलब आपने अपनी बॉडी का पावर यूज़ किया और वो जैसे ही पावर वेस्ट हो गई तो वहाँ पर
हम साइकिल आगे चला ही नहीं सकते हैं। तो वेस्ट होने का मतलब क्या हुआ, डिसिपेट, ये एक टेक्निकल वर्ड है, डिसिपेटेड। ओके, तो पावर के हो गए आपके दो छोटे छोटे से डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी को हमको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो भाई पावर क्या है, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्क है ये एक पैरामीटर है और इसको हम रिलेट कर रहे हैं टाइम के साथ। तो जब भी टाइम अपॉन में आता है, या फिर इसको आप बोलो ये है न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी पैरामीटर के साथ डिनोमिनेटर में अगर टाइम रहेगा तब हम उसको रेट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसी पावर का डेफिनेशन इस रिलेशन के हिसाब से क्या हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बस अब इसी को नोटेशनल फॉर्म में लिख दो, पावर को P से डिनोट किया, वर्क को W से और टाइम को T से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक फॉर्म पावर का। ऐसे ही दूसरा फॉर्म बनाते हैं, तो भाई वहाँ जो इक्वेशंस लिखी हुई है हीट की, वो हीट किसके लिए है, वर्क के लिए भी है और एनर्जी के लिए भी है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर W की जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इज इक्वल्स टू VIT, हमें क्या रखना है, W की जगह VIT रखना है। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो P इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T, या फिर यहाँ पे देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये T और ये T कैंसिल, हमारे पास सिंपली आया P इज इक्वल्स टू VI। तो ये हो गया आपका एक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म, एक ही इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म। ठीक ऐसे ही अगर हमने इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया तो हमारे पास एक और फॉर्म आ जाएगा। भाई कैसे आएगा, देखो, तो हमारा ये फॉर्म था P इज इक्वल्स टू VI। अब हम यहाँ ओम्स लॉ यूज़ कर लेते हैं, बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इज इक्वल्स टू होता है IR, तो हम V की जगह रख देंगे IR, और यहाँ पहले से क्या था I, तो ये क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू I²R। ये भी कौन सा आ गया, एक और फॉर्म, मान लो इसको थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी बुक्स में जो रिलेशंस दिए रहते हैं उसमें जितने बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं ना, उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं। ठीक, और यही अलग अलग फॉर्म न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूँ या समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में वर्क कितना है वो दिया हुआ है, टाइम कितना है वो दिया हुआ है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पावर कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे ही आपको कोई दूसरा न्यूमेरिकल आता है जिसमें ना तो W की वैल्यू है और ना ही T की, लेकिन आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है, तब भी आपको फॉर्मूला पावर का ही यूज़ करना है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना रहता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क है नहीं। यू पीपल कैन ईज़िली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वंस ओनली इफ़
यू डेवलप द हैबिट ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अगर आपने एक बार आदत बना ली कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आपका जो दिमाग है ना वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है, ठीक है। और आप यकीन मानो कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे आपको अच्छा लगने लगेगा कि यार हम ये भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। चलो तो ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नोट डाउन कर लो, और अगर नोट डाउन नहीं भी करना है तो आपकी बुक्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका है पावर, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक ही रिलेशन के अलग अलग फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, या फिर अलग अलग रिलेशंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो या फिर रिलेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। बाय ओम्स लॉ यहाँ लिख दो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आगे बढ़ें, अभी हमको इसकी यूनिट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यूनिट यहाँ समझा देता हूँ, इतनी स्पेस तो अवेलेबल है कि हो जाएगी, है ना। चलो तो यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स मतलब आपके चैप्टर के यूनिट्स नहीं, या वो यूनिट्स नहीं, यहाँ पर यूनिट्स पावर का यूनिट क्या है, ठीक है। तो पावर का यूनिट होता है यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट, वॉट नहीं, एक्चुअली इसको पढ़ते हैं वाट। तो आप लोग इसको मजाक में मत लेना, है ना, कि वाट लगा दिया या कुछ कर दिया, नहीं। यहाँ पर वॉट हम लोग इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो रहता है तो वॉट ही बोलते हैं। और एक दूसरा वर्ड भी होता है आपका WHAT। तो ये वाला वॉट हमको नहीं पढ़ना है, हमको WATT वाला वॉट पढ़ना है, ठीक है। अब जो वॉट होती है वो एक स्मॉलर यूनिट होती है, ठीक, और इससे भी ज़्यादा बड़े यूनिट्स होते हैं। तो वॉट आपका स्मॉलर यूनिट है या स्मॉल यूनिट। इसका जो बड़ा भाई है वो है किलोवाट। किलो वाट। तो यहाँ पर किलोवाट को हम लिखते हैं KW, और किलोवाट से भी बड़ा भाई जो है वो है मेगावाट। मेगावाट, इसको लिखते हैं MW से शो करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसमें भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा रिलेशन कोई ख़ास नहीं है, जैसे आप लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट ऐसा पढ़ते हैं ना, वैसे ही फिज़िक्स में भी जो यूनिट्स रहती हैं उनके बीच में भी रिलेशन रहता है, ठीक। तो मैं यही लिख दूं या फिर मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है।
ये हम लोग आ रहे हैं अब वैल्यूज़ पर। ठीक, चलो तो देखते हैं। सबसे पहला वॉट, भाई 1 किलोवाट बराबर कितने वाट, तो ये होता है 10⁻³ वाट। ऐसे ही 1 मेगावाट जो रहता है जस्ट इसका डबल 10⁻6 वाट। ठीक, या फिर 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलोवाट। ठीक है, आ रहा है समझ में। सेम यही रिलेशन आपके रेजिस्टेंस के साथ भी रहता है। ओम के बाद किलो ओम, किलो ओम के बाद मेगा ओम, मेगा ओम के बाद बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये आपका रिलेशन है। और ये कन्वर्जन्स और रिलेशंस पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है। इस छोटे से वीडियो में हमने सिर्फ पावर के बारे में पढ़ा, और ये जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ा है। ठीक, ये जो कंसेप्ट है रेट का, ये कहीं भी लग जाता है, सिर्फ आपके साइंस में ही नहीं, मैथ्स में भी लग जाता है, कॉमर्स में भी लग जाता है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना कॉमर्स में, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, भाई कितने साल की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हमने टाइम को रिलेट किया है ना। तो टाइम को रिलेट किया मतलब हम लोग रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी छोटे से वीडियो के साथ अब मैं आपको टाटा बाय बाय बोलता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पावर जो टॉपिक है वो आपका है बहुत छोटा, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये आपका छोटा सा वीडियो हुआ पावर के ऊपर। अब जो है, जो मैं बोल रहा था लास्ट वीडियो में, कि हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर और पावर पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, और उस वीडियो को देखने से पहले मेरे को पता होना चाहिए, या मेरे को कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप लोग इन फॉर्मूलेस को रिवाइज़ कर रहे हो या नहीं। जहाँ तक मुझे ख्याल है आप लोग रिवाइज़ कर रहे होगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक, टेक केयर, बाय बाय।